हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इससे पहले देखिए हमने क्या किया था, आपको पता ही है, अभी तो एक ही क्लास हुई है, आपको याद होगा। मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं कॉन्ट्रैक्ट को समझते टाइम, उस टाइम पे जो जो चीज़ें यूज़ में आई थी, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, ठीक है, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन, लीगैलिटी, वॉइड अग्रीमेंट, ये सब हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने जो ऑफर और एक्सेप्टेंस पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हम आज और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, यानी अपने सेकंड चैप्टर। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। एक चीज और समझते हैं, हमारा पैटर्न ये रहेगा इस चैप्टर को पढ़ने का कि पहले हम ऑफर पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, फिर रिवोकेशन पढ़ेंगे कि इनको कब माना जाएगा कि आप ऑफर या एक्सेप्टेंस को वापस ले रहे हो, यानी मना कर रहे हो। जब आएगा तब समझेंगे। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि एक क्लास में हम वीडियो ऑफर को कवर करेंगे, एक क्लास में हम एक्सेप्टेंस को, और एक क्लास में हम बाकी चीज़ों को, रिवोकेशन और जो भी छोटे मोटे डिस्कशन बच जाएंगे उनको। तो आपको समझने में आसानी रहेगी। कल को आपको डाउट होता है तो आप सीधा उस चीज़ को ओपन कर सकते हो। अदरवाइज पहले मैंने ये भी सोचा था कि एक ही वीडियो में हम पूरा कवर कर दें चैप्टर, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, फिर उसकी रिवीजन भी बड़ी हो जाती, तो आपको कोई कभी उसको रेफर करना पड़ता अपने रिवीजन के टाइम पे, तब आपको दिक्कत आती। आई होप आप समझ रहे हो कि मेरा कंसर्न क्या है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ऑफर, ऑफर क्या होता है दोस्तों? देखो सर, हमने तो पढ़ तो लिया था ऑफर, आपने दो एग्जाम्पल भी दिए थे। क्या एग्जाम्पल दिया था? पहला एग्जाम्पल हमने समझा था कि जब आपने एज अ बॉय, अगर मैं बात करूं, अपनी फ्रेंड को, अपनी महिला मित्र को प्रपोज किया एंड देन उसने एक्सेप्ट किया, वो बन गया प्रॉमिस, राइट। अभी हम क्या समझ के चल रहे हैं, जो प्रपोज किया वो वैलिड है कि नहीं है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके प्रपोज करने के दौरान, तब माना जाएगा कि वो वैलिड ऑफर है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमने कंटिन्यू किया था पूरी क्लास में, आपके पेरेंट्स के पास एक लैंड है, जिस लैंड पे उनको 2 मंजिल का घर बनवाना है, जिसके लिए वो गए किसके पास? ठेकेदार के पास। ठीक है, अब ठेकेदार के पास गए तो उन्होंने जो ऑफर दिया वो ऑफर वैलिड है कि नहीं है, वो ऑफर किस किस तरीके से दे रहे हैं, कब माना जाएगा कि आपने जो ऑफर दिया आपके पेरेंट्स ने घर बनवाने के लिए सामने वाले को, वो वैलिड है कि नहीं, वो देखते हैं थोड़ा सा, और इसको डेप्थ में जाकर समझते हैं। देखिए, अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल। एक पर्सन माना जाएगा कि उसने ऑफर दिया है, कब? तब, यानी जब ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, वो बोले, अपनी मन की बात सामने वाले से बोले। ठीक है, एक पार्ट हो गया, तो दूसरा पार्ट हो गया। सॉरी, अभी पूरा इसको एक ही पार्ट बोल मान लो आप, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्या बोला इसने? कब माना जाएगा एक पर्सन ने कोई प्रपोजल दिया है? जब वो पर्सन दूसरे वाले को, सेकंड को, अपनी विलिंगनेस, किसकी? अपनी, पहले वाले की, इसकी अपनी विलिंगनेस बताएगा कि मैं क्या चाहता हूं, वो अपनी चाह बताएगा उसको। हमारे एग्जांपल में क्या है, आपके पेरेंट्स क्या है, उनका मन क्या है? घर बनवाने का। तो सामने वालों क्या बता रहे हैं कि मुझे घर बनवाना है, अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये जो है, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा याद रहेगा, ये ही वाला ना, वो अपनी वाली बता रहे हैं बात, अपनी विलिंगनेस। पहला पर्सन अपनी वाली विलिंगनेस बता रहा है, ना कि दूसरे की पूछ रहा है, दूसरे की आगे पूछेगा। किस चीज के लिए? देखिए, कलर चेंज कर देते हैं। टू डू, कुछ करने के लिए। सामने वाला क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, या तो घर बनाओ। साथ में क्या बोला उसने? टू एब्सटेन फॉर डूइंग एनीथिंग, या फिर सामने वाला बोल रहा है कि कुछ ना करो। सर ये कैसे बात होगी? आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, समझते हैं अभी आगे, थोड़ा सा और डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, मैंने इसके लिए एग्जांपल नीचे बना रखा है, अभी दिखाऊंगा आपको। पहले से बना लिया था, जिससे पहले लास्ट क्लास में भी मैंने ट्राई किया था कि कुछ चीजें पहले से डाल दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। विद व्यू टू ऑब्टेन, विद व्यू मतलब क्या बोल रही है?
आपका ऑब्जेक्टिव, यानी आप उससे क्या करवाना चाहते हो, घर बनवाना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले पर्सन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसकी बात कर रहे हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्या, दूसरे के ऑब्टेनिंग द एसेंट, ऑब्टेनिंग द एसेंट। सर एसेंट क्या होता है, दूसरे वाले की हां कराना, उसकी हां करवा रहे हो, आपकी नहीं करवा पा रहे हो, तो आप इसको मान के चलिए ऐसे, एसेंट का मतलब हां करना या फिर यस करना, सामने वाले की इच्छा आप जान रहे हो, उस वाले काम को करने की या फिर एब्सटेन ना करने की, एब्सटीनेंस, सॉरी। आप पूरी डेफिनेशन समझे, अब वन गो में पढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड द प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद व्यू, किस ऑब्जेक्ट के साथ, टू ऑब्टेन द एसेंट, दूसरे की हां करवाने के लिए, उस काम को करने की या फिर ना करने की। यानी आप भी उसको अपने मन से जा रहे हो ऑफर देने, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे जा रहे हो कि हाँ यार पूछ, आप राह चलते चले गए, रोड पे चलते चलते आप किसी ठेकेदार को आपने देख लिया, आपने पूछ लिया कि, मतलब अभी हमारे एग्जांपल में पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया कि अरे ठेकेदार साहब क्या घर बनाते हो क्या आप, ऐसे नहीं, आप अपने मन से जा रहे हो और दूसरे के मन को पूछने, उसकी हाँ को पूछने, हाँ या ना को पूछने के लिए, ठीक है। चलिए, जिस पर्सन ने प्रपोज किया, यानी आपकी बात हो रही है यहां पे, यानी जो हमारे एग्जांपल में जो पेरेंट्स लोग थे उनकी बात हो रही है, उनको बोलेंगे ऑफरर या फिर प्रपोजर, और जिनको ऑफर दिया यानी वो ठेकेदार, उसको क्या बोलेंगे, ऑफरी या फिर प्रपोजी। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल मैंने पहले बना लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला एग्जांपल में क्या है, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, इन्होंने पेरेंट्स या कोई कपल मान लो, ठीक है, ये गए ठेकेदार साहब के पास, क्या इन्होंने ऑफर किया, देखो ऑफर क्या किया, कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, 2 फ्लोर का घर बनवाने के लिए, बिल्ड 2 फ्लोर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यहां तक डेफिनेशन, टू डू। अब आगे देखते हैं, टू एब्सटेन फॉर डूइंग, कुछ काम को मना करने के लिए। एक और एग्जांपल लिया था हमने अपने पहले चैप्टर में, क्या सर, आपके पेरेंट्स के पास 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी है। आपने क्या किया, आप ही की किसी बिल्डिंग में, मान लो सोसाइटी में रहते हो, बिल्डिंग में पार्किंग की जगह एक जगह आपके पास है सिर्फ, और लेकिन गाड़ियां 2 हैं। आपने क्या किया, बी को बोला, आपके कोई पड़ोस वाला होगा बिल्डिंग में, बोला कि सर अगर आप अपनी खुद की गाड़ी, ये बी की पार्किंग है, ये पार्किंग है बी की, अपनी गाड़ी अपने यहां पे खड़ी ना करके, ठीक है, यानी आप क्या करो, अपनी गाड़ी यहां से ना हटा लो, अपनी जगह पे खड़ी ना करो, इसके बदले मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, इन्होंने ऑफर दिया, यानी उसके कुछ काम को करने से रोकने के लिए। या फिर एक और एग्जांपल लिया था, इसको दूसरा एग्जांपल लेकर समझ लो, चलो इसी चीज को, यहां पे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था, शॉप का एग्जांपल लिया था, ठीक है, शॉप है, और इस, सर आप इतना टाइम ले रहे हो इसमें, दोस्तों आपका ना टाइम थोड़ा भी जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये आपके लिए वर्थ रहेगा। ये भी आपकी एक शॉप है, ये इनकी शॉप है, इनकी शॉप यहाँ है, और एक बंदा आया बी, मिस्टर बी आया, वो भी साथ में अपनी शॉप खोलना चाहता है। आपने क्या किया, इसको कहा कि ऑफर क्या दिया, ऑफर क्या दिया, नॉट टू ओपन द शॉप, उसे दुकान खोलने के लिए मना किया। अच्छा सर आप बोलोगे, आपने तो पहली क्लास में ये बोला था सेम एग्जांपल के साथ कि वहां पे भी एक बंदा शॉप खोल रहा था, लेकिन आपने ऐसा वो नहीं कर सकता। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे शादी करने से रोकना, किसी को काम करने से रोकना, बिजनेस करने से रोकना। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ शॉप की बात कर रहा हूँ। ये एग्जांपल आपकी बुक का है, इसलिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ रहा है ऐसा, सेम ये बुक का एग्जांपल है वहां पे, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। अभी आप समझ के चलो, आपने उसको क्या करा, उसकी शॉप खोलने से उसको मना किया, यानी उसको बोलो कि तू ये काम मत कर, इसके बदले आपने उसको ऑफर दिया 10 लाख का।
ठीक है, अभी देखो मैं ऑफर तक हूं, एक्सेप्टेंस पे नहीं जा रहा, ऑफर तक ही हूं मैं। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये वैलिड है, इसने मना कर दिया तो ये मना कर सकता है, ये मना कर सकता है, मना कर देगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा नहीं, अग्रीमेंट बनेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। यहां तक आप समझिए, आपने ऑफर दिया किसी को कोई काम को ना करने का। शॉप वाला एग्जांपल भी आपके बुक का ही है, इसीलिए मुझे लेना पड़ रहा है। मुझे पता है ये उस वाले पॉइंट से कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं वो पॉइंट। वहां पे क्या हमारा पॉइंट था समझने का, हालांकि एग्जांपल सेम टू सेम लिया था उन्होंने, वहां पे समझने का पॉइंट यह था, वहां पे सामने वाले को काम करने से ही मना कर रहा था कि तू यहां दुकान मत खोल, बिल्कुल यहां पे, ठीक है, मेरी दुकान के बिल्कुल सामने मत खोल, तू ना मेरे से पैसे ले ले, चाहे 2 गली छोड़ के या फिर 4 दुकानें और छोड़ के घर ले लो, बस एग्जैक्ट मेरे यहां पे मत खोलो। वहां पे उसका मतलब ये था कि मेरे सामने दुकान ना हो, दुकान को ना खोलने के लिए। यहां ये मतलब नहीं था कि उसको धंधा करने के लिए मना कर रहा है। धंधा मना करने के लिए आप नहीं बोल सकते किसी को, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीगल नहीं माना जाएगा। वो बस बोला कि यहां पे मत खोलो, थोड़ा साइड में खोल लो। इसीलिए वो भी आपके बुक का एग्जाम्पल था, ये भी आपके बुक का एग्जाम्पल है। हालांकि वो वाला पॉइंट आपको रेयरली कहीं मिलेगा, वहां वो वाला पॉइंट आप अगर भूल भी जाओगे तो भी ठीक है, आपको ये पॉइंट हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, बल्कि 3 हो गया एक तरह से, पार्किंग वाला भी हो गया, वो थोड़ा सा लीगल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वाला एग्जाम्पल डाला। ठीक है, चलिए आगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर हमने सेम चीज पहले चैप्टर में पढ़ी थी, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे आप पढ़ा रहे हो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अभी मैंने शायद कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया होगा, यहां पे हम पढ़ने वाला है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, क्योंकि बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड याद रहता है ना, ज्यादातर वही यूज होता है। ठीक है, जैसे वहां पे हमने पहले डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ लिया था कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट में देखो ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके बाद प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ता है तो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट में फिर आपका इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ जाता है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वहां पे बहुत सारे एसेंशियल्स पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के, कि कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड माना जाएगा जब वो सर्टेन हो, स्पेसिफिक हो, और क्या हो, लीगल ऑब्जेक्टिव उसका सही हो, ठीक है, इलीगल ना हो, ये सारी चीज होंगे तभी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ऑफर तो पढ़ लिया, ये मोटे मोटे तौर पे ऑफर क्या होता है तो पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों ये ऑफर भी वैलिड होगा या नहीं होगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक वो नहीं होंगे तब तक ये ऑफर को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वही पैटर्न यहाँ पे भी है। अब देखो एक चीज और है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में कुछ पॉइंट ऐसे थे जो यहाँ पे भी सेम टू सेम आने वाले हैं, बस वहां पे बात हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, यहाँ पे बात होगी क्योंकि हम ऑफर पढ़ रहे हैं ऑफर के बेसिस पे। अभी देखो समझेंगे तो आपको पता चलेगा, याद आ जाएगा। पहला पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बहुत सिंपल सी बात है, अपने इस वाले एग्जांपल में देखो, अभी एग्जांपल हमारा काम आता रहेगा आगे। पेरेंट्स का जो काम इनसे था, ठेकेदार से, क्या घर बनवाना, इसमें जो आपके इंटेंशन थी ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी ना, लीगल ऑब्लिगेशन। याद हमने वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एक और चीज पढ़ी थी कि रिलीजियस, सोशल, ये वाले अगर आप अग्रीमेंट बनाते हो तो वो नहीं माने जाएंगे आपके, कि आप वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हो। यहां पे लिख देता हूं मैं, आपको याद रहेगा, याद आ जाएगा, जैसे कि सोशल, और क्या था आपका डोमेस्टिक, एक और था ना, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, ये वाले जो पॉइंट होंगे ना, देखो मैं काट रहा हूं, ये आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना सोशल है ना कुछ है, ना आप, ये आपके घर का बंदा तो है नहीं, ठीक है, ना रिलीजियस कोई बात है, आप अपना घर बनवा रहे हो। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे, ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट था पहला। सेकंड, सर्टेन एंड नॉट इंडेफिनिट, वेग, एम्बिगुअस। सर इसका मतलब क्या होता है इनडेफिनेट? देखो यहां पे 4 वर्ड आ गए, सर्टेन, अच्छा, इनडेफिनेट, वेग, एम्बिगुअस, यानी जो क्लियर नहीं है, जो अनसर्टेन है। यानी आपका जो ऑफर है वो सर्टेन होना चाहिए एकदम। बताता हूं कैसे यार, नॉट इनडेफिनेट, ऐसा नहीं हो कि वो इनडेफिनेट ना हो, यानी परफेक्ट डेफिनेट चीज के लिए ना हो। जैसे हमने वहां पे ऑयल वाला एग्जांपल लिया था ना कॉन्ट्रैक्ट में,
ऑयल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लिया था हमने? हाँ, कौन से तरीके का ऑयल? जैसे ए ने बी को बोला कि आप मुझे ना ऑयल दे दो। अब भाई बी के पास सरसों का तेल भी है, उसके पास क्या बोलते हैं गोले का तेल भी है, ठीक है, और भी बहुत तरीके का तेल है। आपने उसको ये तो पता ही नहीं कौन सा तेल, तो आपने स्पेसिफाइड नहीं किया। ए बी को बोल रहा है कि तू मेरी कार खरीद ले, अपने दोस्त को बोल रहा है ना, दोस्त ऐसी बात करते हैं कि तू मेरी कार खरीद ले यार, मेरे पास गाड़ियां पड़ी हैं, तू मेरी गाड़ी खरीद ले। लेकिन ए के पास 4 गाड़ियां हैं, बताओ कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है? तो सर्टेन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, वेग है। वेग यानी अनक्लियर। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है अनक्लियर, क्लियर नहीं है चीज। द ऑफर मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन अ कंडीशन विच इज अनसर्टेन। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि चाहे आपकी अनसर्टेन है या फिर इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है। हमने क्या पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में? ऐसा कोई काम भी नहीं होना चाहिए जो कि सही है ही नहीं, जो कि इनकैपेबल है, जो कि मतलब कह लो इम्पॉसिबल है। आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि यार तू ना 100 मीटर की जंप मार दे, 100 मीटर भाग सकता है यार, जंप थोड़ी मार सकता है, ठीक है, इतना कैपेबल तो नहीं है ना वो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये इजी पॉइंट है तो हम थोड़ा कम समय दे रहे हैं, ऊपर मुझे पूरा का पूरा समझाना था, इसलिए इस पे हमने ज्यादा टाइम लगाया था। और आप कनेक्ट भी कर पा रहे होगे वैलिडेट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड और कॉन्टैक्ट वाले पॉइंट से भी, वहां पे भी ये पॉइंट था, राइट। एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला आई विल सेल यू माई कार, ए ओन्स 4 डिफरेंट कार। देखो हमारा वही दोस्त वाला एग्जाम्पल आ गया। द ऑफर आर नॉट वैलिड बिकॉज इट इज नॉट डेफिनेट। अब ए के पास 4 गाड़ियां थी, अब वो कौन सी वाली गाड़ी बेचना चाहता है तो पता ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसको यहां पर आपका जो ऑफर है ना वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ए का जो बी को ऑफर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कौन सी गाड़ी बेचने की बात की थी? क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, ये स्टार मार्क करके ना इसको ना ऐसे लिख लो, थोड़ा टेक्निकल जाएगा और ये उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा डीप पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूं आपको। वेयर अग्रीमेंट कंटेन इट्स ऑन मशीनरी फॉर क्लैरिफाइंग वेग टर्म, द एग्रीमेंट विल नॉट बी वेग इन लॉ। फोली एंड क्लास्को कोच लिमिटेड 1934। एक केस था, देखो जो केस करता है वो यहां आता है, इसने इनके ऊपर केस किया था किसी चीज के लिए। पढ़ते हैं क्या बोलना चाहता है, थोड़ी टेक्निकल मतलब है, पहले समझ लेते हैं ये केस था क्या। देखो ये वाला केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे कुछ केस मैंने दे रखे हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ जगह इंपॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ा सा वेगली दे रखे हैं, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है तो समझते हैं इसको। देखो ये केस क्या था ना एक, और ये लाइन क्या बोलना चाहती है, पहले केस समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्या बोलना चाहती है। हालांकि हमारा पॉइंट यहीं तक खत्म हो जाता है। केस ये था कि फोली नाम का बंदा था जिसने एक कंपनी को ना अपनी लैंड बेच दी थी कम दाम में। यार मेरे पास इतनी जगह है, तुम ये जगह ले लो अपने किसी काम के लिए, गैराज के लिए, जो भी है। लेकिन मैं पूरा एग्जांपल पूरा का पूरा देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ केस, सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा पॉइंट। लेकिन फोली ने बोला कि आप जो मेरी जमीन खरीद रहे हो ना, इसके बदले कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि कल को, फोली का क्या था ना, एक पेट्रोल पंप भी था, कल को आप जितना भी पेट्रोल खरीदोगे वो मेरे ही पेट्रोल पंप से खरीदोगे। उस समय पेट्रोल का प्राइस जो भी हो उस प्राइस पे। अब आप बोलोगे सर प्राइस तो फिक्स ही नहीं हुआ ना यहां पे, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि आप ये काम करोगे कल को, अगर कल को जो भी वो प्राइस होगा उस समय। यहां पे आपने एक मशीनरी दे दी, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, आपने स्पेसिफिक कर दिया। अब देखो एग्जैक्ट प्राइस तो मैच नहीं हुआ, आपने पेट्रोल तो मैच कर दिया कि हाँ पेट्रोल खरीदोगे आप हमसे, एग्जैक्ट पेट्रोल खरीदने की बात तो कर दी, लेकिन प्राइस परफेक्ट नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है, लिख दिया गया है कि उस समय जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे आप मुझसे रेगुलर पेट्रोल आप मुझे से खरीदोगे, कहीं और से नहीं खरीदोगे। इसने क्या किया, बाद में पेट्रोल कहीं और से खरीदना स्टार्ट कर दिया। ये चला गया कोर्ट के पास कि जी ऐसा है, हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये आगे पेट्रोल मेरे ही पेट्रोल पंप से खरीदेगा, लेकिन इन्होंने नहीं खरीदा। तो उसके बाद क्या माना गया कि हाँ
कॉन्ट्रैक्ट में हालांकि ये मेंशन नहीं है कि एग्जैक्ट प्राइस कौन सा है, लेकिन ये मेंशन है कि जो भी प्राइस होगा उस समय ऐसी एक मशीनरी दे दी गई है। मशीनरी मतलब ऐसा एक पॉइंट लिख दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में। मशीनरी का मतलब क्या है? ऐसा कोई पॉइंट इन दी ऑफर, यहां पे हम ऑफर वर्ड का यूज करेंगे ना, ऐसा पॉइंट ऑफर में दिया गया था जो कि एक्सेप्ट भी कर लिया था सामने वाले ने। उस पॉइंट के बिहाफ पे आप ये नहीं कह सकते कि चीजें अनसर्टेन है। अब जैसे कि अब समझ नहीं पाओगे आप, इसी में समझाता हूं आपको, थोड़ा सा और डीप जा रहा हूं, सॉरी। इसी एग्जांपल में मान लो इसने ये बोल दिया, मान लीजिए आपने, इसके पास 4 गाड़ियां थी ना, एक के पास 4 गाड़ियां थी, ठीक है, 2 तो छोटी थी, एक एसयूवी थी, एक बिल्कुल ही लग्जरी गाड़ी थी। इसने ये बोल दिया वो वाली गाड़ी, ए ने बोल दिया तू मेरी वो वाली गाड़ी खरीद, एक गाड़ी खरीद ले, लेकिन मेरी वो वाली गाड़ी खरीद ले जो गाड़ी एसयूवी है। अब वो चाहे महिंद्रा की हो, चाहे टाटा की हो, किसी की भी हो, ये तो स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन एसयूवी है। उन 4 गाड़ियों में से उसके पास एक ही एसयूवी थी। समझिए पॉइंट को, उसके पास एक के पास 4 गाड़ियां थी, 4 में से एक ही एसयूवी गाड़ी थी। तो ये जो एग्रीमेंट इसके साथ कर रहा है ना, तब यहां पे वो ऑफर वैलिड माना जाएगा कि एक ऐसा पॉइंट डाल दिया गया जिस पॉइंट से डेफिनेटली जो डिफाइन कर रहा है वो पॉइंट कि हाँ जी स्पेसिफिक इस चीज की बात कर रहा है वो। समझ गए पॉइंट? तो ये इतना पूरा का पूरा केस ने समझाया, बस ये बोल दिया गया कि अगर आपने अपने ऑफर में कोई एक ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा पॉइंट डाला है जिससे कल को ये चीज कंफर्म हो जाए कि हाँ आप क्या स्पेसिफिक बात कहना चाहते हो, तब आपका ऑफर वैलिड माना जाएगा। ऑल तो आप समझ गए होगे, लेकिन मैंने 2-3 बार चीज को रिपीट कर दिया। चलिए आगे देखिए, अगला क्या आता है हमारा, ऑफर में बी जर्नल और स्पेसिफिक। सर क्या बात कर रहा है? ऑफर हो सकता है जर्नल भी हो, स्पेसिफिक भी हो। सर इसका एग्जांपल देखते हैं तब आप समझेंगे। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। नहीं चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। एन ऑफर मे बी मेड टू डेफिनेट पर्सन और पर्सन्स टू द वर्ल्ड एट लार्ज। या तो आप ए बी को ऑफर दे रहा है कि बी तुम मेरी कार खरीदोगे, सिंपल है। या फिर ए कह रहा है, उसने अपने घर के बाहर एक पर्चा छपवा दिया, जैसा आपने देखा होगा ना कि ये दुकान किराए के लिए खाली है, या बहुत सारे आपने पर्चे देखे होंगे, शायद देखे होंगे, एक नंबर डाला होता है और लिखा होता है कि हमारे पास वैकेंसीज है। फैक्ट्रियों के बाहर खासकर ऐसे पोस्टर लगा दिए जाते हैं 2 छोटे से, वहां पे लिखा होता है कि इस शॉप में, इस फैक्ट्री में कारीगर की जरूरत है। तो वो ऑफर जर्नल हो गया, एक लार्ज हो गया, स्पेसिफिक नहीं हुआ, स्पेसिफिक टू द पर्सन। आपने ये नहीं बोला कि मिस्टर ए ने अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि हाँ इस नाम के बंदे को रखेंगे हम, इस नाम का बंदा या फिर इस वाले बंदे को रखेंगे, स्पेसिफिक नहीं है। समझ गए आप? तो व्हेन ऑफर मेड टू सम स्पेसिफिक पर्सन और पर्सन इट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर टू सेल हिज हाउस टू वाई ऑफ 40 लाख, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। सिंपल सी बात है, एक्स ने ऑफर करा वाई को कि 40 लाख का घर बेचने के लिए, तो सिंपल सा स्पेसिफिक ऑफर हुआ। व्हेन इट इज मेड टू द लार्ज इट इज कॉल्ड जर्नल ऑफर। सिंपल सी बात है, उसने अपने घर बेचने के लिए बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि मेरा घर बिकाऊ है, जिसको खरीदना खरीद लो, तो ये क्या बन जाएगा? जर्नल ऑफर। और कुछ चीजें देखते हैं, आई थिंक इसके और भी एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स एडवर्टाइज, देखो ये थोड़ा समझने के लिए ना, इसमें 1-2 पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा एग्जाम्पल डाले हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे तो हमने एक बहुत ही जनरल सा एग्जाम्पल ले लिया, सिंपल सा। अब इसका कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर दैट he would pay 5,000 anyone who traces his missing boy. Y, who knew about the reward, traced the boy and sent a telegram to X that he had found his son. It was held that X was entitled to receive the amount of reward. X ने एक एडवर्टाइजमेंट छपवाई कि भैया मेरा बच्चा खो गया है, जो उसको ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपए दूंगा। भाई वाई ढूंढ के लिए आया, तो भाई का ढूंढ के लिए आया, क्योंकि ये जर्नल ऑफर था, जो ढूंढ के लाएगा उसको पैसे मिलेंगे, तो वाई को पैसे
मिल जाएंगे। इसका भी एक केस है, वो केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका केस का नाम नहीं लिखा। आप देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी है प्लस एक केस भी है, और एक केस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं पूरा का पूरा समझा भी रखा है और मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट भी करा रहा हूँ। ऐसे केसेस आप जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा आपको पढ़ते टाइम, ऐसे केसेस अगर आप रेफर करके आओगे एग्जाम में, आप एग्जाम में ये वाला पॉइंट लिख के आओगे ना, ऑफर और जनरल स्पेसिफिक वाला, ये वाला सॉरी, इसके साथ आप अगर ये केस स्टडी का नाम डाल दोगे और ये वाला एग्जाम्पल दे दोगे और चेक करते टाइम ध्यान देता कि इसने केस का नाम लिया है, वो आपके मार्क्स बहुत अच्छे देगा आगे भी, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा होता है। देखते हैं, कार्बोलिक स्मोक बोल्स कंपनी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर दैट इट वुड पे 1000 टू एनीवन हु कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग स्मोक बोल ऑफ द कंपनीज अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। देखो क्या, यहां तक पढ़ते हैं। ये कंपनी थी, इसने एडवर्टाइजमेंट दी, मान लो न्यूज़पेपर में दी खैर, कि वो उस बंदे को 1000 रुपए देंगे, बहुत पुराना केस है उस समय, 1000 भी या जो भी अमाउंट देंगे, छोड़ो उस पे नहीं जाते, उसको 1000 रुपए देंगे जो इनकी स्मोक बोल, इनकी एक समझ लो एक मेडिसिन है अभी एग्जांपल के लिए, वो जो भी यूज करता है उसको यूज करने के बाद किसी को उस बंदे को किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, या आप कह लो किसी भी बीमारी के कांटेक्ट में नहीं आएगा जो इनका प्रोडक्ट यूज करता है इनका। तो आपको वर्ड याद रखने हैं, तो आपको याद रख लेना, आपको याद रख, अगर आप ये एग्जैक्टली एग्जांपल देंगे तो आपको यहां रखना स्मोक बोल याद, इन्फ्लुएंजा और एक कंपनी का नाम। ठीक है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। मिसेस कार्लिल एक लेडी थी जिन्होंने इनका ये प्रोडक्ट स्मोक बॉल यूज किया अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन, जैसा भी उस दवाई के कह लो, इनकी जो भी प्रोडक्ट था, इनकी मान लो दवाई का जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि इसको ऐसे यूज करना है, 5 बूंदे लेनी है या फिर इतना पानी के साथ लेना है, जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसके साथ यूज किया। बट सब्सिक्वेंटली इसको इन्फ्लुएंजा हो ही गया, इस लेडी को, मिसेस कार्ली को हो ही गया, वो बीमारी हो ही गई आखिरकार। अब मिस कार्ली क्या करी, ये चली गई कोर्ट के पास ऑन सूट, यानी इन्होंने केस कर दिया था। उस केस के दौरान she on case suit for reward she was held entitled to recover the same because she had accepted the offer by fulfilling the terms and offer। देखो क्या था केस, थोड़ा समझ लेते हैं, टेक्निकल तो आपने देख लिया शॉर्ट में। ये गई कोर्ट के पास, कोर्ट से कहा कि सर ये मैंने इनकी दवाई यूज की, इनका प्रोडक्ट यूज किया जैसे उन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी मैं बीमार पड़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे कंपनी। कंपनी ने क्या कहा कोर्ट में कि हमने तो ऐसे ही एक एडवर्टाइजमेंट दी थी हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, अब इसको हो गया तो हो गया, हम क्या करें इसमें। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपने एक ऑफर दिया था, जर्नल ऑफर, उस जर्नल ऑफर को सामने वाले ने यानी मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्ट किया, और जैसा आपने ऑफर दिया था वैसा का वैसा उसने उस दवाई को या आपके प्रोडक्ट को यूज किया। उसको यूज करने के बाद भी जो रिजल्ट आने के लिए आपने दावा किया था अपने ऑफर में, अपने एडवर्टाइजमेंट में, वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको मिसेस कार्ली को उसका रिवॉर्ड या भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस था, देख लेना आप। अगला, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। देखो एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी पढ़ा था ना हमने वैलिड वाले कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में। देखो सेम पॉइंट यहां भी आ गया, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, यहाँ पे ऑफर के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम चीज। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी आपका ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। देखते हैं, एन ऑफर में बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज टर्म्ड एज एक्सप्रेस। आपने लिख के बोल दिया या फिर मुंह से बोल दिया तो एक्सप्रेस ऑफर हो गया। व्हेन एन इंटेंशन टू मेक, यहां पे थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसकी हेडिंग अलग से, इंप्लाइड। When an intention to make an offer is gathered from the conduct of the person or from circumstances, although ये चीज हम डिस्कस कर ही चुके पहले, लेकिन वापस हम समझ रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लिया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, बस वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे ऑफर की बात हो रही है, दैट्स इट। क्या बोल रहा है, इंप्लाइड ऑफर कब माना जाएगा, जब इंटेंशन टू मेक ऑफर इज गैदर्ड, मान लो किसी की इंटेंशन नहीं थी, किसी ने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं था, ये चीज हमने कंटिन्यू पढ़ी थी लास्ट वाले उसमें। गैदर फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पर्सन, किसी के कुछ करने पे या फिर सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया,
सॉरी एक ऑफर बन गया। जैसे एक बात बताओ, इसका एग्जाम्पल देखो, एक्सप्रेस वाला एग्जाम्पल तो सिंपल था, इसका एग्जाम्पल तो ये रहा, ए ने बी को क्या कहा कि मुझे मेरी कार खरीदोगे क्या? बी ने बोल दिया हाँ खरीदूंगा, उसने साफ साफ मुंह से बोल दिया या फिर लिख के बोल दिया, ये तो सिंपल है। इंप्लाइड का देखिए, इंप्लाइड का, दिल्ली मेट्रो ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट रूट। देखो दिल्ली मेट्रो जो चलती है उसमें क्या होता है, उसमें ना उन्होंने आपको मुंह से बोला, ना आपको उसने लिख के बोला कि मेट्रो में आइए टिकट लीजिए यहां से वहां जाइए, नहीं बोला ना। आप गए, वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको कहीं जाना था, आपका सर्कमस्टेंस आपको कहीं जाना था, आप गए, आपने खुद से टिकट खरीदी, आपने जहां पे चढ़ना था वहां से चढ़े और जहां पे उतरना था आप वहां पे उतर गए, सिंपल है। दूसरा बस वाला एग्जांपल, वहां पे भी बस वाले ने यानी वो जो ड्राइवर है वो आपको बस में चढ़ने के लिए तो नहीं बोल रहा ना, ऑफर तो नहीं कर रहा, ये इंप्लाइड है कि बस स्टैंड पे रुकी तो आप चढ़ सकते हो, उसका एक जनरल ऑफर हो गया एक तरह से ये इंप्लाइड ऑफर हो गया। किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने किसी से कुछ बोला नहीं, किसी ने किसी, देखो जनरल ऑफर में तो किसी फिर भी कुछ बोलता है ना इंसान, कि घर के आगे उसने नेम लगा दिया, एक बैनर लगा दिया कि कारीगर की जरूरत है एंड ऑल दैट। यहां पे तो इंप्लाइड है, सबको पता है सिचुएशन ऐसी है, या फिर किसी बंदे ने कुछ काम ऐसा किया है कि वो ऑफर बन गया। यानी यहां पे देखो दिल्ली मेट्रो में ऑफर क्या हुआ, ऑफर कौन दे रहा है? बाय डिफॉल्ट दिल्ली मेट्रो का जो कंपनी है, एक तरह से उन्हें ऑफर दे दिया कि भाई आप आ जाओ। ऑफर वैसे उसने लिखित में नहीं दिया, लेकिन एक तरह से तो दे ही दिया ना। ऐसे बस आके खड़ी हुई, ड्राइवर ने आके स्टैंड पे बस खड़ी गई, एक तरह से ये ऑफर हो गया। कैसा? इंप्लाइड ऑफर कि भाई तेरे को चढ़ना तो चढ़ जा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड ऑफर बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। यार सीधी सी बात है, जिसको आप ऑफर दे रहे हो उसको पता तो हो कि आपने उसको ऑफर दिया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप ने सिर्फ वेगली बोल दिया कि यार ए ने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कि मैं हो सकता है यार तेरी कार खरीदूंगा, ठीक है। दूसरे दोस्त से बोल दिया, तीसरे दोस्त से बोल दिया, उसको पता ही नहीं कि उसकी कार खरीदने के बाद उसका दूसरा दोस्त कर रहा है तीसरे दोस्त से। उसको तो कम्युनिकेट हो, या तो वो ये बोले, यानी ए बी को बोले, सॉरी ए सी को बोले कि यार सी तू ना बी को बोल दियो कि उसकी गाड़ी मुझे खरीदनी है, और सी बी को बता दे। जब तक वो नहीं बताएगा तब तक तो कम्युनिकेशन माना ही नहीं जाएगा ना। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था। अगला, नो टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ द अमाउंट टू एक्सेप्टेड। सर क्या? द ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सर क्या बोल दिया इसने? एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। ऐसा पॉइंट ना क्या होते हैं, वैसे समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होता है। एक्स राइट्स अ लेटर टू वाई। एक्स ने वाई को एक लेटर लिखा, आई ऑफर टू सेल माई हॉर्स ऑफ 1 लाख इफ आई डू नॉट रिसीव योर रिप्लाई बाय फ्राइडे नेक्स्ट। सर मतलब क्या हुआ? एक्स ने बोला वाई को लेटर में लिखे कि मैं ऑफर दे रहा हूं कि भाई मेरा घोड़ा या फिर हाउस दोनों लिख सकते हो, आपने खरीद ले 1 लाख का। इफ आई डू नो, अगर मैंने तेरा रिप्लाई, देखो दोस्तों से बात करेंगे ना, तेरा रिप्लाई नहीं पाया फ्राइडे तक, तेरा रिप्लाई फ्राइडे तक नहीं आया, तो मैं मान लूंगा दैट तूने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वाई ने रिप्लाई नहीं किया, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब क्या हुआ? देखो, नो टर्म्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ द अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसी कोई टर्म्स को, ऐसी कोई कंडीशन नहीं मानी जाएगी कि सामने वाले ने कोई कंप्लायंस नहीं किया तो मान लोगे कि उसने हां कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, तो आपका ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। आपने अपने मन से बोल दिया कि मेरे को ना 4 दिन की बात है, अगर आपने ये चीज हाँ नहीं करी तो मैं मान लूंगा कि आपकी हाँ है। जैसे आपने अपने पहले वाले एग्जांपल में बोल दिया, जिस फ्रेंड को आपने प्रपोज किया था कि यार आपके पास टाइम है 4 दिन में मुझे हाँ कर दो, उसने 4 दिन में हाँ नहीं किया, तो क्या आप ये मान लोगे कि उसकी हाँ है? नहीं, आपका जो ऑफर था ना वो ही इनवैलिड हो जाएगा, उसकी हाँ की बात नहीं है। आपका वो टाइम, अभी जो आपने टाइम फ्रेम दिया था ना, ऐसा कोई टाइम फ्रेम दिया है और उसका कोई रिप्लाई नहीं है, तो आपका जो ऑफर है वो मना हो जाएगा। एक्सेप्टेंस हुई नहीं हुई उस पर अभी हम आए नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपका ऑफर ही इनवैलिड हो गया। यानी ऐसे कोई अगर आपने टर्म रखी है ना, तो ऐसे टर्म सही नहीं माने जाएंगे, इनवैलिड माने जाएंगे।
आगे आते हैं स्पेशल कंडीशन। सॉरी, स्पेशल कंडीशन अटैच टू द ऑफर मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। देखो यार, ये सेम पॉइंट यही वाला है, कहाँ गया, सॉरी, कम्युनिकेशन वाला, यही पॉइंट है, बस सेम कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है। मान लो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने मतलब ऑफर में, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ बीच बीच में, यहाँ पे ऑफर समझ के चलना, अगर मैं गलती से बोल भी दूं तो समझना ऑफर की ही बात चल रही है। अपने ऑफर में कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन बोल दी, लेकिन वो उसको बताई नहीं सामने वाले को। जैसे कि चलो पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूं। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफरर टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू द ऑफर ऑफ द ऑफर टू द नोटिस ऑफ द अदर पार्टी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक एक बात सामने वाले को बता के चलें। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अ पैसेंजर बॉट अ टिकट विद द कंडीशन प्रिंटेड ओनली ऑन बैक एंड नो नोटिस ऑन द फ्रंट, हेंस ही वाज नॉट बाउंड टू दोस कंडीशन। एक केस था बहुत पहले, हेंडरसन, ये केस नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, आप इस केस के बिना भी, यहां पे दोनों केस के बिना भी आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो यहां वाला जो केस था ना, ये आप याद रखोगे तो बहुत बढ़िया होगा, यहां वाला, ये वाला। लेकिन जो ये वाला है ना, ये वाला एग्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं भी रखोगे याद तो भी चलेगा। यहां पे सिर्फ आपको एग्जांपल लिखना है, ठीक है। ऐसे मैंने मार्क कर दिया, आपको याद रहेगा रिवीजन के टाइम पे। सर ने बोला था कि ये वाला एग्जांपल केस ना भी लिखो तो भी चले। एक पैसेंजर ने टिकट बाय की, उस पे ये लिखा था, उस पे कुछ सामने से कुछ नहीं लिखा हुआ था, सामने तो उसका प्राइस लिखा हुआ था, ये किसी ये ट्रेन या बस यहां से यहां तक जाएगी, बस इतना इंफॉर्मेशन लिखी थी। कुछ कंडीशन पीछे लिखी थी, पीछे ये लिखा था कि आप क्या कहते हैं कि आप इस तरीके से बैठिए, इस तरीके से नहीं बैठोगे तो आपको चोट लग सकती है, फॉर एग्जाम्पल। अब वो चीज कहां लिखी थी? टिकट के पीछे, टिकट के आगे लिखी थी, टिकट के पीछे लिखी थी। तो पीछे लिखी थी और उनमें से इसको कुछ नुकसान हो गया, ठीक है। उस पैसेंजर को मान लो चोट लग गई, बस टेढ़ी मेढ़ी चल रही, मान लो बेल्ट के लिए पीछे लिखा था, आगे लिखा था बेल्ट पहननी है आपको सीट बेल्ट पहननी है। ये टिकट के फ्रंट पे नहीं लिखा, टिकट के बैक पे लिखा था, ठीक है। और उसने बेचारे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहने तो कहीं पे कुछ गड्ढा आया और गाड़ी उछल गई, उस बंदे के लग गए सर पे, या कैसे भी लग गई, चोट लग गई उसको, जिसकी वजह से उसको कुछ नुकसान हो गया, मान लीजिए। तो ऐसे केस में ना ये माना जाएगा कि वो जो कंडीशन है ना वो इनवैलिड है, यानी जो टिकट में कंडीशन पीछे दे रखी है ना वो गलत है, यानी उस बंदे को उस नुकसान का भरपाई वो कंपनी करेगी। इसी का दूसरा एग्जांपल, एन इलिटरेट बॉट ए रेलवे टिकट दैट क्लियरली रेफर्ड कंडीशन ऑन द बैक including no liability for injury, hence he was bound to those condition and his claim for damages was dismissed। सर ये तो आपने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे ऐसा क्या था? यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, आई थिंक इस केस में एक चीज मिसिंग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उस केस में, ये केस पूरा नहीं है। क्या था? रिटर्न इन फ्रंट टू चेक द कंडीशन इन दी बैक। ये एग्जाम्पल शायद पूरा नहीं आ पाया यहाँ पे। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या था ना, एक इलिटरेट बंदा, एक अनपढ़ बंदा था, उसने रेलवे की टिकट खरीदी। अगेन सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल ही थोड़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। उस टिकट पे ये लिखा था कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, फ्रंट पे लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन पीछे की तरफ पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पीछे की तरफ पढ़िए। वो चीज यहाँ पे शायद ना मिस हो गई है टीम से, ठीक है, नोट्स बनाते टाइम शायद वो चीज मिस हो गई है। यानी फ्रंट के टिकट पे लिख दिया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन को देखने के लिए आप पीछे देखें, लेकिन वो बंदा था अनपढ़, इलिटरेट। उसने बोला कि भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो अनपढ़ था, मैंने पीछे देखा ही नहीं, और मैंने आगे भी नहीं पढ़ा कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पीछे देखिए। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कोर्ट ने कहा नहीं, आप गलत हो, आपने नहीं पढ़ा। क्लियरली आगे मेंशन था कि पीछे पढ़िए, इसमें आपकी गलती है। यहां पे जो रेलवे उसकी गलती नहीं मानी गई। देखो दोनों केसेस बिल्कुल अलग हैं। पहले वाले में आगे ये लिखा ही नहीं था कि पीछे की तरफ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ था, जो मैंने यहाँ पेन से लिखा ना, ये ध्यान रखना, ये चीज लिखी है केस में, ये लिखा हुआ था कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पीछे देखिए। तो इसलिए यहां पे वैलिड हो गया, यहां पे इनवैलिड हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
यानी कोई भी स्पेशल कंडीशंस वगैरह हो तो वो भी आपको कम्युनिकेट करनी है। नॉर्मली तो आपको देखो अपना ऑफर तो कम्युनिकेट करना ही है उस सामने वाले को कि भैया आप उस बंदे से काम कराना चाहते हो, उसको तो पता हो। आपने किसी और से बोल दिया कि मैं तो उससे काम कराना चाहता हूं, ऐसा थोड़ी होता है। आप देखते हैं, देखिए अब यहां तक ना आपकी बुक में ना यहां तक दे रखा है ऐसे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये ड्यू की बुक से जो ये तरीका है ना एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर वाला, ये ड्यू की बुक से हमने ये पैटर्न लिया हुआ है मैंने, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैं नीचे सॉल्व कर दूंगा। अभी तो आपने पढ़ लिया, अभी देखो इसी के अंदर इन्होंने क्या किया, एसेंशियल्स भी डाल दिए, इसी के अंदर इन्होंने टाइप्स ऑफ ऑफर भी डाल दिए। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अलग पढ़ा था और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग पढ़ा था, याद है। यहां पे लेकिन क्या है, यहां पे इन्होंने इसी में कुछ डाल दिए और कुछ अलग से बता दिए और कुछ बताया ही नहीं आपके डीओ की बुक में, इसलिए नोट जरूरी है हमारे। और कुछ और बुक्स में भी ऐसे दे रखा है, वो और बुक में बताता हूं मैं आगे क्या क्या नहीं दे रखा। मैंने आपको शायद इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देखोगे हमारी जो यूट्यूब पे भी शायद अवेलेबल होगी, उसमें भी मैंने चीज बताई थी कि हमने इतनी सारी बुक्स से इसलिए रेफर किया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, वो कंटेंट आपकी बुक में नहीं है। उसका एग्जांपल देखो, अभी आपके दूसरे चैप्टर में ही आ गया, बताता हूं। पहले तो क्या गलती की है, देखो बताता हूं गलती क्या है, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। देखो ये जो है ये तो एसेंशियल है वैलिड ऑफर होने का, लेकिन जर्नल और स्पेसिफिक ये ना टाइप ऑफ ऑफर हैं, ये टाइप ऑफ ऑफर हैं। ये एसेंशियल में डाल दिया इन्होंने आपकी बुक में डी होगी, ये टाइप ऑफ ऑफर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अब देखो ऑफर तो हमने पढ़ लिया, अब टाइप ऑफ ऑफर पढ़ा रहा हूं मैं आपको एक तरह से, जो आपकी बुक में नहीं है। देखो यहां पे देखो, आपने स्पेसिफिक पढ़ लिया, आपने जर्नल पढ़ लिया। अब तीन ये आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपकी बुक में नहीं तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। इसका पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ ऑफर में से आपसे 2 ऑफर पूछ लेगा कोई से, आपको ये 5 ऑफर लिख देगा, बोलेगा इनमें से 2 को एक्सप्लेन करो, ऐसा हो सकता है। आपकी बुक में गलत दे रखा है या पूरा सही से नहीं दे रखा है, इससे अब हमें लेना देना नहीं है। हम यहाँ डिस्कस करके चल रहे हैं तो इसका मतलब आपको ऐसा करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑफर स्पेसिफिक पढ़ लिया हमने एसेंशियल्स वाले में, जर्नल पढ़ लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम क्रॉस ऑफर क्या होता है। देखो यहाँ देखो, क्रॉस आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन अलग से टॉपिक बना के दे दिया। बताओ, अलग से टॉपिक बना के दे दिया, ना कि ये पहले एक टॉपिक ऐसा लिखा कि टाइप्स ऑफ ऑफर, उसमें इसको डाला गया, नहीं, एक अलग से बना दिया हेडिंग। क्रॉस ऑफर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। आइडेंटिकल ऑफर, देखो पहला ही वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है इसका, आइडेंटिकल ऑफर्स मेड बाय 2 पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर आर टर्म्ड एज क्रॉस ऑफर। मतलब सर they will not constitute acceptance of offer, they will not constitute acceptance of offer by other party। बताता हूं, पहला एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ए बाय ए लेटर ऑफर टू सेल हिज कार टू बी 10,000 में। ए ने बी को बोला, एक ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं आपको 10,000 में, लेकिन बी ने क्या ना लेटर लिख के भेज दिया ए को कि मैं आपकी कार 10,000 में खरीदना चाहता हूं। बिल्कुल आइडेंटिकल, देखो आइडेंटिकल ऑफर हो गए, आइडेंटिकल ऑफर हो गए। ए कह रहा है कि मैं आपको 10,000 की कार बेचना चाहता हूं, बी कह रहा हूं कि मैं तेरी कार 10,000 की खरीदना चाहता हूं। तो ये आइडेंटिकल ऑफर हो गए, यहां पे एक्सेप्टेंस किसी ने किया ही नहीं। द ऑफर्स आर क्रॉस ऑफर एंड नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज, बोथ एंड बी आर इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर्स ऑफर, देयर कैन बी नो automatic acceptance of the each other's offers, rather a new acceptance from either of 2 parties would require। सर क्या बोल दिया इसने, ऐसे जो केसेस होंगे ना इसमें इनको ऑफर भी नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेंस तो माना भी नहीं जाएगा, ऑफर भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक की इंटेंशन दूसरे को पता ही नहीं है। ऐसे केसेस में जब भी ऐसा होगा तो क्या माना जाएगा, एक नया एक्सेप्टेंस, आप नया ऑफर दो और उसका आके उसका एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी करे। या फिर ए ने जो बी को बोला कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, बी ये ए वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, स्पेसिफिकली हाँ करे जाके कि मैंने आपको गलती से लेटर लिख के भेज दिया कार खरीदने का, वो छोड़ो मेरा वाला भूल जाओ, आपका ने जो ऑफर दिया था उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, अलग से ये बोले तो माना जाएगा। अदरवाइज ए ने बोला कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं 10,000 की, बी ने बोला मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं 10,000 का, तो ये दोनों नहीं माना जाएंगे, क्रॉस ऑफर मानेंगे, इनको वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो
ऐसे ऑफर को बोलते हैं क्रॉस ऑफर, जिसमें दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, सिंपल था। अब पढ़ लेते हैं अपना काउंटर ऑफर क्या होता है। काउंटर ऑफर, एन ऑफर विच इज मेड, देखो मैंने ये पहले लिख लिया था आपका, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वॉज लुकिंग टू योर नोट्स कि इसमें कुछ इश्यूज तो नहीं है, तब मुझे चीज मिली, मैंने ध्यान दिया कि इसमें ये चीज मिसिंग है, देन एक दो चीजें पहले से लिख ली ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ड्यूरिंग द क्लास। काउंटर ऑफर समझने में सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एन ऑफर विच इज मेड इन रिस्पॉन्स टू अनदर विद एडिशनल ऑफर विद एडिशनल और डिफरेंट टर्म्स। मतलब सर, मतलब देखो सर, मतलब जैसा हमारा ऊपर वाला ही चलता आ रहा है ना, एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कार सेल करने के लिए कितने में, 10,000 का, लेकिन बी महान थे, बी ने बोला, इसको ऐसे मन नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बी ने वापस बोल दिया ए को कि नहीं मैं यह कार खरीदूंगा 8,000 में। होता है ना, बार्गेनिंग होती है ना, बार्गेनिंग, तो काउंटर कर दिया ए ने, बी ने ए को वापस काउंटर कर दिया, उसके पहले वाली कंडीशन के बदले में दूसरी कंडीशन बोल दी कि नहीं यार मैं 10,000 के तो नहीं खरीदूंगा, 8,000 में देनी है तो बताओ। ए ने वापस बोल दिया कि नहीं 8 में नहीं 9 में ले लो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा कर देता हूं 9,000 में, तो ये वाला ऑफर क्या हुआ, ये काउंटर ऑफर हुआ है। तो जब भी काउंटर ऑफर होता है ना, तो ध्यान देना एक चीज, ये जो पहले वाला ऑफर होता है ना ये कैंसिल हो जाता है, दूसरे वाला कैंसिल हो जाता है, जो लास्ट वाला होता है ना वो एक्सेप्ट करना होता है, वही ऑफर आपका वैलिड माना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। या मैं लिख देता हूं यहां पे, ओनली फाइनल ऑफर विल बी वैलिड, इतना लिख देता हूं बस समझने के लिए आपको, ताकि याद रहेगा, इस एग्जांपल समझ जाओगे। लास्ट, कॉन्टिन्यूइंग एंड स्टैंडिंग ऑफर, ये भी बहुत इजी है। एन ऑफर रिमेन्स ओपन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। सर मतलब ऐसे ऑफर जो कुछ समय के लिए सीमित रहते हैं, ऐसे ऑफर को बोला जाता है स्टैंडिंग या फिर कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। कुछ समय के लिए, स्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि खड़े हुए ऑफर, नहीं, कुछ समय के लिए वो चीज बनाई हुई है या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ समय के लिए। जैसे सर, जैसा कि इसका सबसे इजी एग्जांपल होता है, जैसे कि वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आती है ना, सेल आती है आपकी, बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट की आती है शायद, और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेजोन की आती है, राइट। वो कुछ दिनों के लिए आते हैं ना, 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ऐसे कुछ आते हैं ना। उन दिनों में क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते मिलने जाते हैं, 50%, 70% डिस्काउंट पे। बड़े बड़े फोन जो 1 से 1.5 लाख के हैं वो 50, 60, 70, 80 हज़ार तक के आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, तो वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो ऐसे ऑफर्स को बोलते हैं आपका स्टैंडिंग ऑफर। इसको मैं एग्जांपल के लिए अगर हम आप समझना चाहें, याद रखने के लिए, तो आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज ऑफर्स फॉर 5 डेज। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल समझ के चल लीजिए। इसको एग्जांपल लिख देता हूं ना मैं। आई होप इतना समझ में आता होगा। टाइप ऑफ ऑफर फिर मैंने यहाँ पे अलग से रख दिया। सर एक बात बताइए, आपने फिर ये नोट्स में क्यों नहीं दिया? दोस्तों देखो, नोट्स में जो था ना वो ऐसे था एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे दिया हुआ। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता के चल रहा हूँ। अब इससे ना मैं ट्राई करूंगा आगे कि आपके नोट्स में डाल दूँ चीज थोड़े से अलग कुछ कलर पैटर्न में, ताकि आपको याद रहे कि आपकी बुक में नहीं है और हमने अलग से आपको बताया हुआ है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको सारी चीज ध्यान रहे। और इससे ये भी हुआ कि आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा पूरा पैटर्न है यहाँ तक, और ये कुछ हमने ऐसे चीज डिस्कस की है जो हमारे पेपर में आती हैं लेकिन बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आई वुड ट्राई फ्रॉम नाउ कि आगे से अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं डिस्कस करके चलूंगा यहीं पे। तो यहाँ पे बस आपकी क्लास हो जाती है खत्म, आपका ऑफर हो जाता है खत्म। बट अब हम समझ के चलते हैं जल्दी जल्दी, यानी रिवीजन करके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफर क्या होता है? सेक्शन 2A कहता है ऑफर। ऑफर वो होता है कि एक पर्सन
जब दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को ना करने के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, किस ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, लिख लीजिए यहां पे, ऑब्जेक्टिव या मोटिव कुछ भी बोल लीजिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ कि दूसरा बंदा उस काम को हाँ करे, उस काम करने के लिए, या फिर ना कर दे। एब्स्टिनेंस, उसे कहते हैं हम ऑफर। जो ऑफर देता है उसे ऑफर बोल लो या प्रपोजर बोल लो, और जो ऑफर जिसको दिया जाता है उसे ऑफर ही बोल लो या प्रपोज ही बोल लो। इसके दो एग्जाम्पल हमने लिए थे बहुत अच्छे। घर बनाने वाला, ठीक है, वो हो गया किसी चीज को करने के लिए ऑफर दिया, और किसी को बोला कि अपनी शॉप भाई यहाँ पे मत खोलो, आप कहीं और खोल लो, किसी को कुछ काम करने से रोकने के लिए आपने ऑफर दिया, तो ये हो गया हमारा एब्सटेन फॉर डूइंग एनीथिंग। दोनों चीज का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया। अब आगे आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ऑफर, सॉरी। पहला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपका मन है, आप इस चीज के लिए ऑफर दे रहे हो, इस मन से ऑफर देना चाहते हो सामने वाले को कि वो जो बाद में एग्रीमेंट बनेगा उसका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन का है। ये नहीं है कि वो पहले क्लास वाला एग्जांपल कि फादर ने बेटे को बोला कि 2 महीने, हर महीने तेरे को मैं 2000 की पॉकेट मनी दूंगा, लेकिन तीसरे महीने से देना बंद कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिक ऑफर हो गया पिता की तरफ से बेटे को। हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया या एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पे सिर्फ हम ऑफर की बात कर रहे हैं, जब पिता ने बेटे को ऑफर दिया 2000 का, ठीक है। अगला, सर्टेन एंड नॉट इंडेफिनिट, वेग, एम्बिगस। जो भी ऑफर होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो चीजें अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ना चले कि चीज सही है, स्पेसिफिकली यही चीज के लिए बोल रहा है किसी और चीज के लिए बोल रहा है। जिसमें हमने क्या एग्जांपल लिया था कि आई विल सेल, ए कहता था बी को कि मैं अपने कार बेचना चाहता हूं, लेकिन ए के पास 4 कार है, उसने ये बताया नहीं कौन सी कार, तो कौन सी कार बेचना चाहता है ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगला, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। अगर एक ऑफर आप ए ने बी को दिया, स्पेसिफिक बंदे को दिया कार बेचने के लिए, तो ये स्पेसिफिक ऑफर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए ने बी को बोला कि मैं अपना एक्स ने, जैसे इसने बोला था ना कि मैं अपना घर वाई को बेचना चाहता हूँ 40 लाख का, तो ये नहीं है कि जेड आके बोलेगा कि हाँ मेरे को बेच दो यार तुम 40 लाख का, क्या पता है एक्स जेड को बेचे ही ना 40 का, किस ज्यादा दाम पे बेचे। तो यहाँ पे एक्स ने ये जो 40 लाख का ऑफर है सिर्फ वाई को दिया है, स्पेसिफिकली वाई को दिया है 40 लाख का ऑफर। जैसा होता है ना, दुकान पे जाते हो तो कपड़े की दुकान पे चले गए, तो रेगुलर कस्टमर आप बन जाते हो, तो कपड़े वाला क्या बोलता है, भैया सिर्फ आपके लिए ये शर्ट ना 1500 की नहीं है, आपके लिए सिर्फ मैं 700 के लगा रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, ऐसा बोलता है ना। तो वो स्पेसिफिक ऑफर हो गया। जनरल ऑफर क्या हो गया कि जब आपने एट पब्लिक लार्जली ऑफर दिया हो किसी चीज के लिए, जैसे कि आपने कोई चीज को न्यूज़पेपर में छपवा दिया हो कि जो, जैसे एग्जांपल क्या था, जो मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इतने रुपए दूंगा, तो जो ढूंढ के लाया, ये तो पूरी दुनिया को ऑफर दे दिया, कोई भी ढूंढ के ला सकता है, ए बी सी डी, राम श्याम घनश्याम, कोई भी ला सकता है, राइट। तो जो लाएगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस यानी आपने मुंह से बोल दिया या फिर लिख के ऑफर दिया किसी को, ठीक है, जैसे आपने प्रपोज किया अपने फ्रेंड को, ठीक है, मुंह से बोल दिया, उसको सामने सामने से प्रपोज कर दिया, या फिर लेटर में लिख के दे दिया प्रपोजल, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस। और कुछ ऑफर होते हैं इंप्लाइड, जैसे कि बस वाला बस स्टैंड पे आके खड़ा हुआ, तो इसका इंप्लाइड मतलब है कि अगर आपको चढ़ना है उस रूट पे तो आप चढ़ जाओ, वो बोलेगा नहीं, आपसे बुलाएगा नहीं भाई साहब आ जाओ चढ़ जाओ बस पे, ऐसे नहीं बोलेगा वो, ये इंप्लाइड है कि वो स्टैंड पे खड़ा है, उस नंबर की बस है, वो यहां से यहां जाती है, आपको पता है, आप उसकी टिकट लीजिए और चढ़ जाइए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जिसको आप ऑफर दे रहे हो उससे तो उसको तो पता होना चाहिए ना, यानी आपने अपने फ्रेंड को जो ऑफर देना है, ठीक है, वो आप उसके किसी फ्रेंड को बोल रहे हो, उसने उसको बताया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको ऑफर दे रहे हो उसको कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए। नो टर्म्स टू द नॉन कंप्लायंस विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऐसी कोई आपने कंडीशन रख दी और बोल दिया कि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो हम इस ऑफर को मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा था हमने कि एक्स वाई को बोलता है कि आप मेरा घोड़ा खरीद लो 1 लाख में, अगर आपने 4 दिन में नहीं खरीदा तो मैं मान लूंगा कि आपने हाँ कर दिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता कि आपने अपने ऑफर में कुछ भी लिख दिया
और वो चीज़ वो उस सामने वाले बंदे ने हाँ की है नहीं की कोई पता ही नहीं है, आपका ऑफर वैलिड हो जाएगा? नहीं, ऐसे जो ऑफर होते हैं ना ऑफर ही इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट स्पेशल कंडीशन अटैच टू द, नहीं लास्ट नहीं है ना, सॉरी लास्ट ही है, यस। स्पेशल कंडीशन अटैच टू द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कोई अलग से आपने स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है, अलग से कोई स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है, तो वो भी आपको बताना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं बताया। हमने यहाँ पे टिकट वाला एग्जांपल लिया था, ये टिकट वाला एग्जांपल आप लिखोगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, टिकट वाला एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं कुछ और बता के चलूंगा आपको। टिकट वाला एग्जांपल क्या था कि आपने टिकट खरीदी, उस टिकट के पीछे लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको बस की टिकट खरीदी फॉर एग्जांपल, कि आपको बस में बैठते टाइम बस की सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे और आपका कुछ हो जाता है तो उसके हम जिम्मेवार नहीं होंगे। ठीक है, ये टिकट पे पीछे लिखा था, टिकट के आगे कुछ नहीं लिखा था। तो टिकट के अगर पीछे लिखा था और आपने नहीं पढ़ा तो ये बस वाले की गलती है, यानी उस बस कंपनी की गलती है। अगर आपको कुछ नुकसान होता है, सीट बेल्ट ना पहनने से आपको चोट लग जाती है, तो बस वाली कंपनी को आपको कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। सिमिलर एग्जांपल दूसरा था, एक और बंदे ने ट्रेन की टिकट, चलो उसने मान लो बस की टिकट खरीदी, आपको आसानी होगी। उसके फ्रंट टिकट पे लिखा था, फ्रंट में, कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप पीछे देखिए, लेकिन वो बंदा था अनपढ़। उसने बोला भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरे से पढ़ना ही नहीं आता। तो कोर्ट ने क्या बोला, भाई ये जरूरी नहीं तो पढ़ना नहीं आता, टिकट पे लिखा हुआ है कि आप पीछे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ नहीं सकते। ये इसमें बस कंपनी की या फिर रेलवे की गलती नहीं है। तो वहां पे उस बंदे को कोई भी हर्जाना नहीं मिला, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। उसके बाद हमने पढ़े थे, जिसमें से हमने कुछ स्पेसिफिक और जनरल पढ़ ही लिए हैं, अब थोड़े बहुत और पढ़ लेते हैं। क्रॉस ऑफर यानी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दिए, वो ऑफर वैलिड नहीं माने जाएंगे, सिंपल सी बात है। काउंटर ऑफर, एक पार्टी ने दूसरे को बोला कि आप मेरी गाड़ी खरीद लो इतने की, दूसरे ने बोला नहीं मैं इतने की नहीं इतने खरीदूंगा। उसने काउंटर कर दिया उसके ऑफर को, कुछ ना कुछ चीजों को चेंज करके, वो बन गया हमारा काउंटर ऑफर। अगला स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर, वो ऑफर जो कुछ समय के लिए दिया जाता है, उस समय में ही वो ऑफर वैलिड रहता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फ्लिपकार्ट के सेल डेज आते हैं, कि फ्लिपकार्ट ने बोला है कि मेरे इन 4 दिनों में आप जितना, हमने 50, 60, 70, 80% का डिस्काउंट दे रखा है, जिसको सामान खरीदना आप खरीद लीजिए। लेकिन वही 4 दिन के बाद आप खरीदेंगे और बोलेंगे फ्लिपकार्ट को कि नहीं यार मुझे तो सस्ता दो, कल तो आपका ये ऑफर था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो वैलिड सिर्फ 4 दिन के लिए है, वो कंटिन्यूइंग ऑफर सिर्फ 4 दिन के लिए है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी डाउट अगर आपका होगा तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ होगा। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। अभी हमारे 2 पार्ट और बचे हैं, एक्सेप्टेंस और इनके रिवोकेशंस। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।